हेलो। हम लोग एक बार फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री। और अब जाके असली केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब तक तो आपका बेस रखा जा रहा था कि केमिस्ट्री में जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, आ, कोई भी यूनिट है या फिर कोई भी फिगर है तो उससे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या कौन सा होगा, या फिर कोई भी मेजरमेंट कितना सिग्निफिकेंट होगा और कितना ही प्रिसाइज होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यू कैन से हार्ड कोर केमिस्ट्री। ओके। सो यहाँ पे कुछ लॉज दिए जा रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने इनिशिएशन में ही देखा कि यहाँ पे बहुत सारे एक सेंटेंस था, मुझे जहां तक लगता है एक कोड था जिसमें बताया गया कि केवल कुछ एलिमेंट्स ही नहीं, उन एलिमेंट्स को मिलाकर अनंत किस्म के मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ये केमिस्ट्री वो चीज है। ठीक है। तो अब शुरुआत होता है कि मिला के कैसे बना सकते हैं, आखिर वो मिलते कैसे हैं। ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, अगर उनको आप उनसे आप इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनाने जा रहे हो, कंपाउंड्स बनाने जा रहे हो, तो इन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स जो बनते हैं वो केवल इन 5 नियमों का पालन करके बनते हैं। ठीक है। सो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, 1789, ये कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो अब देखते हैं कैसे। सो ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन स्टडीज फॉर कॉम्बिनेशन कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है। अब कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? कंबस्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप किसी भी कंपाउंड को जलाते हो, एकदम जलाते हो, पूरी तरह से जलाते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर हवा के प्रेजेंस में पूरी तरह से उसको जलना चाहिए। ठीक। एंड reached to conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in mass during the process। तो उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हर तरह के फिजिकल और केमिकल चेंजेस को फॉलो करते हुए भी वहां पे मास में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed। और मुझे लगता है जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मास बोला तो उसी समय आपके दिमाग में यही चीज गूंजी होगी कि मास को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बशर्ते इस पे भी काम चल रहा है। आप सर्न लैबोरेटरी का नाम सुने होंगे, ठीक, जिसमें LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उसमें एक ऐसे पार्टिकल को ढूंढा जा रहा है जो भी किसी भी पार्टिकल से टकराता है तो उसमें मास जनरेट करता है, और ये इस चीज को सॉल्व करेगा कि आखिर में ये ब्रह्मांड बना कैसे, और जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो क्या था। और यहीं से, इसी एक पार्टिकल से शुरुआत हुई दुनिया या ब्रह्मांड, जिससे मास बनना चालू हुआ। ठीक है। तो इस पे काम वहां चल रहा है। सो ये तो अलग से बातें थी, बशर्ते this is called law of conservation of mass. This law formed the basis for the several later developments in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactant and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier. ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि इन सभी चीजों को प्रूव करने के लिए बहुत ही केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत रही होगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये कंक्लूड किए होंगे। दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। किसी भी चीज में एक निश्चित अनुपात में ही कुछ रहेगा, यहां से इतना तो समझ में आता है, ठीक है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय प्रीस्टली, ठीक है, जोसेफ प्रूस्ट, सॉरी प्रीस्टली मैंने बोल दिया, प्रूस्ट। ही stated that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एलिमेंट से कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे देख के आइए, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि ये एलिमेंट और कैसे ये एलिमेंट कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, या फिर कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और इन सब चीजों को वाकई जानने की जरूरत है। आप इतने कितने भी कॉन्फिडेंट रहे, आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो आप देखे होंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते होते हैं, या वो सेम टाइप के हों या फिर डिफरेंट टाइप के हों, ठीक। सेम टाइप के भी होंगे तो उनका कंपोजिशन एज इट इज रहेगा ऑलवेज। मैंने कहने का मतलब है, यहां सेम टाइप का मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर बना दिए मेथेन, यहां डिफरेंट बने। अब इस दुनिया में जहां भी मेथेन पाया जाएगा ये इसी प्रोपोर्शन में रहेंगे हमेशा, ये इसी प्रोपोर्शन में जुड़े रहेंगे हमेशा। H2O की बात की जाएगी तो 2:1 के प्रोपोर्शन में हमेशा जुड़े रहेंगे, 1:4 के प्रोपोर्शन में ये हमेशा जुड़े रहेंगे, 1:1 के प्रोपोर्शन में ये हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट तो डिस्क्रीट है, बशर्ते जब कंपाउंड बनेंगे तो एक प्रोपोर्शन या फिर एक रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रूस्ट वर्क विद 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब हमने यहां आसान कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, ऑक्सीजन, मेथेन, वाटर, बट जब प्रूस्ट ने काम किया तो वो क्यूप्रिक कार्बोनेट पे काम किए, one of which was natural origin and other was synthetic। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि एक नेचुरली अकरिंग जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, ठीक है, वो, और एक इन्होंने नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो जो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट था, ठीक है ना, सो आई वाज जस्ट कंफर्मिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, बस कंफर्म कर रहा था। तो जो क्यूप्रिक कार्बोनेट था CuCO3, और जो सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट था CuCO3 था, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने देखा कि जो हमने बनाया है इसमें भी 51.35% कॉपर है, 9.74% कार्बन है और 38.91% ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो सिंथेटिक सैंपल इन्होंने अलग अलग एलिमेंटल फॉर्म को मिला के बनाया उसमें भी सेम परसेंटेज थे। तो इनके कहने का मतलब था कि हम एक नए तरीके से क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाएं या फिर नेचर से उठा के लाएं, बात एक ही पड़ने वाली है, ठीक है ना। Thus he concluded that irrespective of the source or irrespective of origin, a given compound always contains the same elements combined together in same proportion by mass, ठीक है। The validity of that,
मतलब कि ये जो 51%, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपको आगे कि इतना परसेंट ये था, इतना परसेंट ये था, क्या लगता है आपको कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी होती है वहां पे। तो वही बता रहे हैं कि ये जो बाई मास, मास का जो रेशियो होगा इनका, वही मिलेगा हमेशा। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि इन्होंने जब किया उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसे कंफर्म किया गया। इट इज समटाइम्स आल्सो प्रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, मतलब कि इनका कंपोजिशन डेफिनिट है, इनका कंपोजिशन कहीं चेंज नहीं होने वाला थ्रू आउट द ग्लोब। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगला आता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड ये एक बात है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अभी तो आपने कह दिया कि सब डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन की क्या बात आ गई, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कॉपर हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ही जुड़े, ठीक है। कॉपर किसी और के साथ भी जुड़ सकता है, हो सकता है कॉपर ऑक्सीजन के साथ सीधे जुड़ ले, ठीक है। जरूरी नहीं हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन के साथ ही जुड़े, हो सकता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही जुड़ ले, सॉरी। तो अब इस कंडीशन में ये एक बेहतर एग्जाम्पल बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1:2 रेशियो में जुड़ता है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ 1:4 रेशियो में जुड़ता है। सॉरी, यहाँ पे 2:1 होगा, दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को हम पहले रख रहे हैं, तो यहाँ भी 4:1 कर दें, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन हो गया। मतलब कि एक ही एलिमेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन में मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना। यहां वेरिएबिलिटी आ गई और यहां कंसिस्टेंसी थी कि कॉपर के साथ उसी उसमें जुड़ेगा। अब डेफिनिट प्रोपोर्शन यहां क्या आता है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी CH4 ढूंढने जाएंगे या फिर सिंथेटिकली बनाने जाएंगे तो ये कार्बन के साथ हमेशा इसी प्रोपोर्शन में जुड़ेगा, बट ऑक्सीजन के साथ दूसरा प्रोपोर्शन बना लेगा। मतलब कि एक साथ कई प्रोपोर्शन भी शेयर कर सकता है, कई प्रोपोर्शनैलिटी भी शो कर सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। अब यही देखिए उन्होंने एक पैरा में कैसे समझाया है। लेट्स से दिस लॉ वाज proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, बात आई ना कि more than one compound की बात आ रही है, हमेशा CuCO3 की बात नहीं हो आ रही है, यहाँ H2O की भी बात आ रही है, यहाँ CH4 की भी बात आ रही है, ठीक है ना। यहाँ कार्बन देखिए अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ा है, मल्टीपल कंपाउंड की बात आ गई, नॉट अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है ना, सेम कंपाउंड की बात नहीं हो रही है। द मास ऑफ वन एलिमेंट, अब वो एक एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब कि एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में ही जुड़ेगा अदर एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, hydrogen combines with oxygen to form two compound, namely water and hydrogen peroxide। अब ये देखिए दो कंपाउंड की बात करिए, ये और जरा सा बेहतर एग्जांपल दे दिया है इन्होंने कि यहां एक कंपाउंड आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बना रहा है वाटर, दैट इज H2O, बट यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है H2O2। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड बदल गया है और मल्टीपल प्रोपोर्शन में काम चल रहा है, ठीक है ना। यहां 2:1 है बट यहां 1:1 हो गया, ध्यान दिया। तो सेम कंपाउंड अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है। हियर masses of oxygen 16 gram and 32 gram which combines with fixed mass of hydrogen bear a sample ratio of 16:32
और 1:2। ठीक है ना, मतलब कि अलग अलग जगह पे चेंज हो गया। अब गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, अभी तक जितने आपने डील किए वो मोस्टली सॉलिड्स के लिए था, सॉलिड केमिकल के लिए। अब बात आता है गैस, हमारे एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें गैसियस नेचर की भी हैं, यहीं पे हाइड्रोजन ही देख लीजिए। अब इसके लिए क्या होगा? He observed that when gases combine or wait a minute produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio। मतलब कि गैसियस सब्सटेंसेस भी एक सिंपल रेशियो फॉलो कर रहे हैं। कैसे? बाय वॉल्यूम। अभी तक सॉलिड था तो जाहिर सी बात है हम मास को कंसीडर करेंगे, ठीक। बट अब गैस आया है तो फ्लूइड है तो जाहिर सी बात है हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई स्टैंडर्डाइज करना है तो हम इन सभी गैसेस को एक सिंपल उसमें देना पड़ेगा, व्हाट टू से, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दोनों को सेम कंडीशन देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 10 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। मतलब कि आप देखिए ना, कहने का मतलब ये था कि H2O है ना, तो एक पार्ट ऑक्सीजन का लगेगा, 2 पार्ट हाइड्रोजन का लगेगा, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि एक पार्ट अगर जो ऑक्सीजन का लगा है तो 2 पार्ट हाइड्रोजन का बना है, और बन कितना रहा है? एक पार्ट वाटर का बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे एक पार्ट वाटर का बन गया क्योंकि एक पार्ट ये था। समझ में आया? ये भी एक प्रोपोर्शन में ही वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि रेशियो हम मास में देखे थे, वहां सॉलिड में भी आई डोंट नो व्हाई ही कंसीडर्ड एज हाइड्रोजन देयर एंड हियर आल्सो, बट यहाँ पे मुझे लगता है कोई और वो ले सकता था। ऑल्दो मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ तो इस पे मैं रोक के उस पे वो नहीं करना चाहता। अगर जो आपको लगता है कि इस पे जरूरत होगी और एक्सटेंशन की, तो मैं कुछ नए एग्जांपल लेके आपको समझा देता, बशर्ते मैं रोक रोक के काम नहीं करता, ठीक है। This thus the volume of hydrogen and oxygen which combine 100 ml and 50 ml bear a simple ratio of 2:1। So Gay-Lussac's discovery of integer ratio of volume relationship is actually the law of definite proportion। इस पे बात हो गई है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जब आपने देखा वहां पे भी यही बात हुई थी, बशर्ते कंसिडरेशन मास का था, ठीक है ना। और यही वॉल्यूम में जब बात कर दिया तो ये गैलोसेक का लॉ हो गया। The law of definite proportion stated earlier was with respect to mass. The Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro in 1811। अब वहां पे जब आप कंसिडरेशन देखेंगे कि तो ये एक्चुअली एवोगेड्रोस लॉ ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, तो 1 मोल वाटर बनता है। इसी चीज को आगे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ओ आ गया अगला ही। So Avogadro proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है। Avogadro made a distinction between atom and molecules। अब उन्होंने एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंक्शन बताया, अलगाव किया, बताया, क्लियर किया, which is quite understandable in present time। If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen।
अब इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट लाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। Note that in the figure 1.9 page 16 each box contains equal number of molecule। अब पेज नंबर नेक्स्ट पे ये दिखा रहा है each number of molecule this 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब कि एक वॉल्यूम ये हो गया, रेशियो अगर जो निकालेंगे एक ये हो गया एक ये हो गया, हाइड्रोजन का टोटल कंसिडरेशन और टोटल वॉल्यूम आपका 2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और ये एक वॉल्यूम हो गया जिसमें थे यहाँ 5 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, यहाँ 10 मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल अब बने कितने हैं? 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दस मॉलिक्यूल इसके बन गए। क्यों भाई? देखिए इसमें से एक ही जाता है एक के साथ रिएक्ट करने, ठीक है ना। सॉरी मैं और क्लियरली दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से एक ही ऑक्सीजन एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए 10 मॉलिक्यूल टोटल बन जाते हैं। इनफैक्ट Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। ठीक है, ध्यान दिए कि मॉलिक्यूल्स को उन्होंने मॉलिक्यूल नहीं कहा, उन्होंने कहा पॉलीएटॉमिक, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है, मोर देन वन एटम है, ठीक है ना। अब if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above result are easily understandable। कहने का मतलब ये था कि तब ऑक्सीजन के बारे में पता नहीं था कि 2 एटॉमिक है, हाइड्रोजन के बारे में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ा नॉलेज और अवेयरनेस तब ये क्लियर हो गया। However, Dalton and others believe at that time that atom of the same kind cannot combine and molecule of oxygen or hydrogen containing 2 atom doesn't exist। उस समय उन लोगों को पता नहीं था। तो जब एडवांसेस हुआ, एवोगैड्रो उनसे बाद में आए और टेक्नोलॉजी तब तक एडवांस हो चुकी थी, तो समझ में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती थी, हो गई थी। तो एवोगैड्रोस प्रपोजल वाज पब्लिश्ड इन द फ्रेंच जर्नल द फिजिक। In spite of being correct, it did not gain much support। तो ऐसी चीजें होती हैं। After about 50 years, in 1860, the first international conference on chemistry was held in Karlsruhe, Germany, to resolve various ideas. At the meeting, Stanislao Cannizzaro का रिएक्शन आप पढ़ेंगे, presented a sketch of course of chemical philosophy, which emphasized on the importance of एवोगैड्रोस वर्क। फिर बाद में उन्होंने कैनिज़ारो ने काफी अच्छे से समझाया, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हुई। और उस मॉलिक्यूल्स से जब मॉलिक्यूल्स बार बार आते हैं, वो उन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एटम्स भी अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं, इन सी चीजों को क्लियर किया हम सबों ने। अब आगे से हम कंटिन्यू करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।
for tuning in with me.